मुंबई हमले के कितनी देर बाद आपको पता चला कि हमें ऑपरेशन करना है? हमें ऑपरेशन करना है ये तो हमको जब जैसे आप लोग सभी देख रहे थे टीवी, हम भी देख रहे थे। तो जैसे टेररिस्ट अटैक शुरू हुआ और धीरे धीरे क्लियर होने लगा ये। पहले तो बोला कि ये गैंग वॉर चल रहा है और आपस में लड़ाई हो रही है, बट धीरे धीरे जब ये बात क्लियर हो गई, हमको शायद सबसे पहले टीवी देखने में क्लियर हो गई थी कि ये टेररिस्ट अटैक है। तो हम तो उसी समय से तैयार हो गए थे और हमको तैयार होके बाहर निकलने में केवल आधे घंटे का समय लगता है, 20-25 मिनट का टाइम लगता है। पूरी टीम निकल जाती है मानेसर से। तो उस समय अगर आप कहेंगे कि 9 बजे या 9:30 बजे जब पूरे देश को पता था, तो 9:30 बजे हम तैयार थे। अब वो जो पीछे जो अनफोल्डिंग सिचुएशन हुई कि कैसे कब तक हमको बोला गया कि आप जाओ, क्योंकि हम तो अपने आप तो जा नहीं सकते, गवर्नमेंट हैज़ टू ऑर्डर। तो सरकार जब हमको बोलेगी नहीं आप जाइए, तो फिर हमको रात को करीबन 1 बजे के करीब बोला गया कि आप जाइए। तो हम तैयारी बैठे थे तो सारे। फिर 1 बजे आपको लेकर वहाँ से फ्लाइट निकल गई। नहीं, 1 बजे मानेसर से बाहर निकले और एयरपोर्ट पहुँचे। और एयरपोर्ट पहुँच के IL-76 जो होता है उस पे 20-20 मिनट उसको 20-25 मिनट उसको लोड करने में लगते हैं, पूरी टीम को, सामान, एमुनेशन, इक्विपमेंट। और उसके बाद वो वहाँ से निकले हैं। तो 3-3:30 बजे मेरे ख्याल से वो लोग पहुँच चुके थे। तो आप कितने बजे ऑपरेशन शुरू होने के कितने बजे आप फिर मुंबई पहुँचे और ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया? सी 3 टीम थी। पहली टीम, होता क्या है कि उस समय किसी ने सोचा नहीं था, और बाद में भी बाकी स्पेशल फोर्सेस ऑफ जो आई दुनिया की, उन्होंने भी हमसे पूछा। उस समय तक एक हाइब्रिड टेररिस्ट अटैक के लिए कोई तैयार नहीं था। सब ये सोचते थे कि एक अटैक होगा तो उसके लिए एक टीम चली जाएगी, हॉस्टेज होंगे, हॉस्टेज रेस्क्यू हो गई। यहाँ पे क्या था कि एक साथ एक पूरे के पूरे सिटी में जिस तरीके का उनका ऑपरेशन था, उसमें बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, मल्टीपल टेरर मल्टीपल हो रहा, साइट्स हो गई हाँ। थी। अब CST में फायर हो रहा था, उसके बाद लेपोर्ट कैफ़े में फायर हो रहा था, रोड में लोग फायर करते हुए जा रहे थे। मुंबई पुलिस की पूरी टॉप लीडरशिप एक गाड़ी में उनके ऊपर एम्बुश होके वो शहीद हो गए थे। तो और ताज में अटैक हो रहा था, ओबराय में अटैक हो रहा था, तो देयर वाज ब्लास्ट ऑल्सो। कई लोगों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक टैक्सी में ब्लास्ट भी हुआ। वो जो जो उन्होंने टैक्सी और ऑटो हायर करे उसमें। तो ये बड़ी हाइब्रिड सी सिचुएशन थी टेररिस्ट अटैक की। तो जब पहली टीम हमारी निकली, तो हमारी जनरली 2 टीम होती हैं। अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब काफ़ी चेंज हो गया 15 साल में। तो उस समय हमारी 2 टीम होती थी, CTTF 1 और 2। तो 2 जो होती है वो सेकंड इन कमांड जो मेरे अंडर में रहती है, और 1 जो होती है वो उसको CO लीड करते हैं, जो अपने जनरल श्री शरौन ले जा रहे थे दैट टाइम, कर्नल सुनील शरौन। तो पहली टीम जब गई तो सिचुएशन ऐसी आई कि बीच में बोला गया कि नहीं एडिशनल ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी आधी टीम CTTF 1 के संग चली गई। तो ये चले गए, हम बैचेस में गए। तो पहली टीम 3-3:30 बजे चले गई। मेरे को उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में 7 o'clock फिर आप भी चलिए। तो बाकी जो बची हुई टीम लेके फिर मैं एडिशनल टीम और गैदर करके फिर सेकंड IL लेके मैं गया। तो तो आप कितने बजे नरीमन हाउस पहुँचे? मैं नरीमन हाउस पहुंचा करीब दिन के 12:30-1 बजे के करीब। तो ये जी, 26-27 तारीख। जी 27 तारीख को। तो मार्कोस जो थे, जो तब तक मोर्चा सँभाले हुए थे, मरीन कमांडर्स, उन्होंने कहा कि एनएसजी को आने में बहुत टाइम लग गया और इसमें एनएसजी की गलती भी नहीं थी। शायद पॉलिटिकल लीडरशिप ने कॉल बहुत देर से ली या फिर लॉजिस्टिकल चैलेंज थे। क्या कारण था कि एनएसजी को इतना टाइम लग गया? देखिए, गलती तो क्या होता है कि मैं इसको दूसरे तरीके से सोचूंगा कि देश तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था कि एक मुंबई में एक इतना बड़ा टेररिस्ट हुँ। अटैक हो सकता है। ना मुंबई पुलिस तैयार थी, ना वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार थी, और शायद उस समय देश की पॉलिटिकल लीडरशिप भी तैयार नहीं थी इस चीज़ को समझने में कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा अटैक एक मेट्रो सिटी में कर सकती है। तो सबने पहले सोचा कि भाई छोटा अटैक है, फिर बोला गैंग अटैक है, गैंग वॉर है, फिर बोला अच्छा टेररिस्ट आ गए हैं, फिर पुलिस। तो ये फेजेस में चल रहा था, एंड पीपल आर रिएक्टिंग टू इट।
एट दैट टाइम अगर ये सोचते कि ठीक 9:30 बजे सब कुछ क्लियर हो जाता कि हाँ ये टेररिस्ट अटैक है और एनएसजी को बुलाओ, तो रात के 12 बजे हम ऑपरेशन शुरू कर चुके होते, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। सो शायद लेते लेते डिसीजन लेते लेते उसमें बीच में काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो जब आप नरीमन हाउस पहुंचे, आपके साथ कितने लोग थे आपकी टीम में, और तब क्या हुआ, कैसे अनफोल्ड हुआ? मैं जब नरीमन हाउस पहुंचा तो पहले तो इंफॉर्मेशन उस समय बिल्कुल भी ज़ीरो थी। मैं जब हम लोग लैंड करे एयरपोर्ट में, तो पहले तो एयरपोर्ट में काफ़ी लोगों ने हमको चेयर करा, पूरा एयरपोर्ट स्टाफ एवरीबडी वाज देयर। हमको उस समय नहीं पता था कि नरीमन हाउस कोई जगह है या खबार्ड हाउस कोई जगह है या इजरायलीज़ के ऊपर अटैक हुआ, ये भी नहीं पता था। क्योंकि हम तो सारी रात पहली टीम को तैयार करके भेजने में थे और दूसरे दिन अपनी टीम गैदर करके एयरपोर्ट लाने में थे। तो जब हम एयरपोर्ट से पहुँचे तो हमको, जो एनएसजी के ऑपरेशन होते हैं वो थोड़े डायनामिक ऑपरेशन होते हैं, मतलब आप इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो और प्लान करते रहते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अटैक पे जा रहे हैं और पहले से प्लान है कि टारगेट ये है और टारगेट वो है और उसी हिसाब से आप ट्रुप्स को टास्क करते हो। एनएसजी चलते चलते प्लान करती है, उसको करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग में ये शामिल है। तो जब हम पहुँचे तो मेरे को ये बताया गया कि आप मंत्रालय पहुँचो सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरीट में गया, वहाँ हमें कोई नहीं मिला। फिर मेरे को ये बताया गया कि एक कोई घर है जिसमें टेररिस्ट घुसे हुए हैं, ये बताया गया, और वो नरीमन हाउस है और वहाँ आप चले जाओ। तो मैं इसको ढूंढते हुए पहुँचा और पुलिस स्टेशन में पहुँचा। वहाँ पे तो पुलिस स्टेशन में भी एक ही आदमी था, एक हवलदार बैठा हुआ था। मैंने कहा कहाँ जाना है, उसको भी नहीं पता था। जब फिर मेरे को एक ज्यू लड़का था, सिविलियन, वो ही वॉज इन रेड टी शर्ट एंड ही वॉज, वो तो आगे पीछे हमारी टीम के आगे कर रहा। तो मैंने उसको बुलाया, मैं उसको पूछा भाई आपको पता है? कहता हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको लेके जाऊँ। तो वो हमको लीड करके ले गया। जब नरीमन हाउस में हम पहुँचे तो उस जगह पे मीडिया ने सबसे पहले घेर लिया हमको अंदर घुसने से पहले ही। देन वी रियलाइज़ कि ओके, फिर सिचुएशन धीरे धीरे अनफोल्ड हुई कि इस गली के अंदर घुसे, सामने कौन सा नरीमन हाउस घर है। अब यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी ट्रिकल होके आने लगी कि भाई किसी ने बोला 4 टेररिस्ट हैं, किसी ने बोला यहाँ तो जो, अच्छा जो कुछ पड़ोसी थे वो जूस को देखते होंगे, जूस हैव अ स्कल कैप एंड बिग बियर्ड, तो कहते हैं यहाँ रहते ही टेररिस्ट हैं, उन्होंने क्या आपस में लड़ाई हो गई है। तो स्टूपिड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाज आल्सो कमिंग। सो लेटर ऑन देन वी रियलाइज, गैदर द इंफॉर्मेशन स्लोली एंड हमने कॉर्डन किया। मेरे साथ करीब 50 के करीब तकरीबन कमांडो होंगे, जिसमें से मोस्टली ट्रेनीज़ थे, जो कि सेकंड टीम मेरे संग गई थी, क्योंकि मेन टीम जो थी वो तो चली गई थी। जो एलीट यू कैन से कि आप जिनको जो फुल ट्रेंड थे वो करीबन 20 से 25 रहे होंगे। तो कितने टेररिस्ट वहाँ पर थे और कैसे आपने उनको न्यूट्रलाइज़ किया? क्या हुआ? कितना टाइम लगा? टाइम शुरू में ये लगता, देखिए जो एनएसजी के ऑपरेशंस होते हैं ना, इसमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को कि हमारा टास्क, प्राइमरी टास्क क्या है। वो टेररिस्ट को मारना नहीं है, प्राइमरी टास्क है रेस्क्यू करना, टू सेव लाइव्स, या टू सेव हॉस्टेजेस को, लाइव्स, बंधकों को एज छुड़ाना। मैनी एज लाइव्स, जितना भी आप हॉस्टेज को, बंदों तो को वहाँ छुड़ा। कितने लोग बंधक थे? उस समय 2 थी, बाकी तो उन्होंने मार दिए थे। आपके पहुँचने से पहले ही उन्हें मार हाँ, दिया मार था? दिया था। 2 लेडीज़ जिनको उन्होंने बाद में मारा, वो बंधक थी। और उस समय फिर टेलीविज़न में भी आप देख रहे थे, अनफोल्ड हो रहा था, कोई वो फ़ोन कॉल कर रहे थे उनकी एम्बेसी को और ये कर रहे थे, ये सब चल रहा था। तो हम लोगों को ऑपरेशन अपना रोकना पड़ता है तब तक, जब तक हम ये सोचते हैं कि एक अपॉर्चुन टाइम हो, ऐसा मौका मिले हमको, सही मौका मिले। और वही एक पार्ट होता है हमारी ट्रेनिंग का कि आप बंदूकों को छुड़ा लें और फिर टेररिस्ट को मार लें। तो हम तब तक ऑपरेशन में अपने को नहीं डालते हैं जब तक कि हमारे को ये ना हो कि हम ऑपरेशन शुरू कर दें और बंदूकों को मार दें। तब तक हमारे मन में भी ये था कि हाँ, कि शायद बंधक बच जाएंगे या कोई नेगोशिएशन होगा, बट उनका कोई नेगोशिएशन करने का ऐसा इरादा था नहीं। वो तो एक एक तरीके से वो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए एक टाइम ले रहे थे थोड़ा सा।
तो कितने टेररिस्ट वहाँ पर थे और कैसे आपने फाइनली उनको न्यूट्रलाइज़ किया? क्या हुआ अंदर? अंदर 2 टेररिस्ट थे। तो पहले तो क्या होता है ना, आप एक ब्लाइंड में जाते हो, एक तरीके से अंधेरे में आप जाते हो। जैसे हम सब लोग हैं, आपको बता दिया भाई ये 2 कमरे हैं, 4 कमरे में, इसमें आप चले जाइए। तो आप पहले देखोगे कि कमरे का दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, उसमें सामान कहाँ रखा हुआ है, अंधेरा है। तो आप अपने को पहले ओरिएंट करते हो उससे। तो थोड़ा सा ये जो बीच का टाइम होता है नेगोशिएशन का, इसका इसमें हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई कहाँ पे टेररिस्ट है, उनकी पिन पॉइंट लोकेशन को पता करना बहुत ज़रूरी होता है। आप टेररिस्ट को मारने के लिए जो कश्मीर के ऑपरेशंस होते हैं और या जो नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशन होते हैं, उनसे बहुत हट के ये ऑपरेशन होते हैं। ये बेसिकली कमरे के अंदर लड़ाई है, एक बहुत कंजस्टेड स्पेस में लड़ाई होती है। इसमें एक फनल है फायर की, जिसके अंदर आपको जाना है। आपको पता है कि आप यहाँ से जाएंगे, आपके ऊपर फायर आएगा, उसको भी पता है आप आ रहे हैं फायर। तो ये बड़ी टेक्निकल सिचुएशन होती है और ये बड़ी ट्रेनिंग से आती है। तो इसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आपको आपको जानकारी मिलेगी, उस तरीके से आप अपनी टीम को प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने इसमें डिसाइड करा कि नीचे से जब हमने जाने की कोशिश करी, तो टेररिस्ट भी ये वेट करके बैठे थे कि हम नीचे से आएंगे। तो उन्होंने अपने को उसी हिसाब से साइट कर रखा था कि अगर एक ही रास्ता था ऊपर जाने का, अगर हम उससे ऊपर जाते तो ग्रेनेड फेंकते और हमको कैजुअल्टी होती। तो हमने पहले ट्राई करा, उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका रात को। तो फिर हमने ये सोचा कि ठीक है, हम टॉप डाउन करेंगे, कि हम उनको सरप्राइज़ करेंगे कि हम। तो हमने हेलीकॉप्टर के लिए फिर डिमांड करी और हमें मिला। फिर हमारी टीम हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतरी। तो आप ऊपर नहीं मार सकते, ऊपर मारने के लिए उसको कमरे से बाहर आना पड़ेगा, राइट। या खिड़की से बाहर झांकना पड़ेगा, तभी तो ऊपर मारेगा। तो उसके लिए भी ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। और अगर बाहर आएगा तो हम बाहर हैं, हम उसको मार सकते हैं। तो तब वो अप्रोच ली गई और फिर हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे क्लियर करते हुए आए। ओके। तो कितना टाइम लगा नरीमन हाउस को क्लियर करने में? देखिए, हमारा ऑपरेशन करीब 5:30 बजे शुरू हुआ। 5:30 बजे शुरू होने के बाद क्या हुआ कि पहली फर्स्ट रात में तो हम लोगों ने पूरी नेबर्स को क्लियर किया था, जो अगल बगल फंसे हुए लोग थे। तो 5:30 बजे के करीब हमारा जब ऊपर से शुरू हुआ, तो फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर हमने क्लियर करा। वहाँ कोई हमको रेजिस्टेंस नहीं मिला। जब उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर में जब हम आए, तो वहाँ पे डोर बंद था और तब तक हमको पता चल गया था कि उन्होंने होस्टेजेस को मार दिया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तभी हमने शुरू करा। जब उन्होंने होस्टेज को मार दिया और हमको ये खबर आई कि इन्होंने होस्टेज को मार दिया, तो हमने फिर ऑपरेशन शुरू किया। फिर हमको पता था कि अब हमने इनको केवल मारना ही है। तो जब फर्स्ट एंट्री हमारी हुई, तो उसमें हमारे को थोड़े से डिफ़िकल्टी हुई। हुआ ये कि टेररिस्ट को क्योंकि पता था कि हम ऊपर से आ रहे हैं, और उन्होंने, आपने वो कन्वर्सेशन भी सुना होगा कि ऊपर से आ गए हैं, 18 उतरे हैं, और तुम ऐसे ऐसे करके रूम में वो ले लो। तो दे वर वेटिंग फॉर अस। तो जब हम वो कंजस्टेड था, बहुत कंजस्टेड था, जो डोर और उसके संग का एरिया। तो पूरी टीम को अंदर घुसने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो वो टाइम पे हमारे ऊपर फायर आ गया, जिसमें हमारे हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। तो और गजेंद्र सिंह, क्योंकि वो उस समय गिर गए थे और हमें पता नहीं था कि वो शहीद हो गए, हम घायल हैं, तो हमने उस समय मैंने थोड़ा ऑपरेशन को पॉज दिया। और पहला अटेम्प्ट मेरा ये था कि अपना जो कॉमरेड है, ब्रदर है, सोल्जर है, उसको हम पहले बाहर खींचें, ऑपरेटिव को। तो वो हमको उस कंजेस्टेड स्पेस में उनको रेस्क्यू करने में थोड़ा टाइम लगा। तो वो अगर हमारे 2 घंटे उसमें करीबन बर्बाद हो गए। फिर अगर वो टाइम नहीं लगता तो शायद बच सकते थे हवलदार गजेंद्र सिंह। हाँ, अब क्या होता है, हम सब इसके लिए तैयार होते हैं। जान हथेली पर रख कर चलते हैं। हाँ, हथेली पे क्या रखे, मतलब हमको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा होता है। ये नहीं कि हम मौत से डरते नहीं हैं, हम्म। हर आदमी मौत से डरता है। लेकिन हमको अपनी ट्रेनिंग पे इतना भरोसा होता है कि हम जानते हैं कि हम उसको डिफीट कर लेंगे, मौत को। हम हमारी ट्रेनिंग और हमारा हमें अपना अपने अपने काम में इतना भरोसा होता है कि हम ये हर जवान में उसमें ये भरोसा होता है कि मैं जाऊंगा और मैं टेररिस्ट को मार दूंगा, और उससे मैं ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि ये तो गोलियां चलेंगी, तो जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो
इधर से भी गोली चल रही, उधर से भी गोली चल रही, तो हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन है कि आप बैड लक यू कैन से कि उसके आपके लग जाए, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्ट ऑफ, ये हमारे उसका एक हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। तो इसको कोई हम इतना 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 ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं उसको, उसकी तरफ ख्याल रखते हैं उसका। तो कैसे आपने जो बंधक 2 लेडीज़ रह गई थी उनको कैसे छुड़ाया फिर आपने? नहीं, वो तो इन्होंने मार दी थी, अगर आप देखें ना। सभी सभी हाँ, बंधकों को मार दिया उस था। समय तक हमने ऑपरेशन को रोक के रखा था कि हम ये चाह रहे थे कि हम उनको सरप्राइज़ करें, टेररिस्ट की लोकेशन को बारे में हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाए और हम उनको सरप्राइज़ करें। बट उन्होंने रात को करीबन आई थिंक 3:30-4 बजे के का कन्वर्सेशन है, अगर हुँ, आप उनका हुँ। टेररिस्ट का देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मारो उसको, जो उनका तो इस हैंड। स्पॉट को क्यों चुना गया? ये नरीमन हाउस जहाँ पर इज़राइली रहते थे, ज्यूज़ रहते थे और उन्हें टारगेट करके मारा गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? हम इस पूरे टेररिस्ट अटैक को अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई एलईटी ने करा, लश्कर तैयबा ने करा। अब जब हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स, तो करा पाकिस्तान ने। उसने 10 लड़कों को लिया, उनको ट्रेन करा, उनको एक कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी, उनको एक टास्क दिया, सालों साल उनकी ट्रेनिंग करी, सेलेक्ट करे और उनको पूरा एक तरीके से नेविगेट करते हुए। नहीं तो एक नॉर्मल टेररिस्ट, जो गली का बच्चा है पाकिस्तान में, उसको एक हथियार दे देंगे, वो आके क्या कर लेगा? जब तक आप उसको पूरे का पूरा ट्रेन नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर सकता। और उसको उन्हें भी कमांडोज़ की तरह ट्रेन किया गया था। 100% मोर देन कमांडो, उनको वो तो उनका तो ये था कि हज़ारों में से वो 10 लड़के निकाले होंगे उन्होंने। और उनको एसेट्स देना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, हाई सी में उनको शिप लेके आ रहा है, फिर उनको आप दूसरा वो कर रहे हो, तो ये सपोर्ट हर एक नॉर्मल टेररिस्ट तो दे नहीं सकता और नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं दे सकती। तो ये एक पाकिस्तान का अटैक था और पाकिस्तान इज़ एंटी इज़राइल, तो ज्यूज़ को तो करना ही चाहता था। तो जब हेडली ने सर्वे किया, रिसर्च करी होगी, तो ही माइट हैव फाउंड कि भाई वाई नॉट टारगेट खबाड़ हाउस। एक साथ एक तीर से दो 2 अटैक, निशाने। 2 निशाने लग जाएंगे। तो अगर वो केवल कश्मीर की आज़ादी के लिए बात कर रहे होते और केवल भारत के विरोध के बारे में बात कर रहे होते, तो उनको तो खबाड़ हाउस को टच ही नहीं करना चाहिए था। और वो इज़राइली एम्बेसी से भी बातचीत कर कुछ नेगोशिएशन हाँ, कर रहे थे, हाँ, कुछ लेकिन वो बातचीत क्या क्या करने की कोशिश थी वहाँ पर? वो उसको मीडिया पे लाना था उनको। उनको बेसिकली टाइम गेन करना। देखिए, जो 10 टेररिस्ट आए वो तो उनको 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 कुछ नहीं पता। उनको वो रोबोट है। उनको बताया भाई तुम्हारे दिमाग में ये भरा है, तुमको जन्नत जाओगे, हूर मिलेंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इसके अलावा उन बच्चों को तो कुछ नहीं पढ़ाया बचपन से। यही पढ़ के वो बड़े हुए हैं और इसीलिए वो मोटिवेटेड है। अगर वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, फिर क्यों? तो उनको आप छोड़ दीजिए। इज़राइल को टारगेट करना और उसको मीडिया में लंबी दूर, दो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का टाइम ले लो। अगर निगोशिएशन चलेगा तो ओबियसली जो हम भी अटैक नहीं करेंगे, हम भी चाहेंगे भाई बंधक छूट बंधक जाए। छूट जाए पहले। हर कोई ये चाहेगा, जान को बचाना तो हर कोई चाहता है। तो वो टाइम उनको मिलेगा। उस टाइम में वो 4 मीडिया वालों से बात और कर लेंगे, इंटरव्यू दे देंगे, जो मतलब चल ये रहा एक था। टैक्टिक थी। ये एक टैक्टिक थी, बेसिकली टाइम गेनिंग की टैक्टिक थी। अदरवाइज उनको मारने की बात ही नहीं थी। क्योंकि बंधक तो ताज में भी थे, बंधक दूसरी जगहों पर भी थे, लेकिन हर जगह सबको नहीं मारा गया, लेकिन यहाँ सबको मार दिया गया। नहीं, बंधक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को छोड़ दिया। भाई किसी को रिलीजन के नाम पे छोड़ दिया होगा, 1-2 को तो बात अलग है, जो ओबराय में अगर आप एक इंसिडेंस देखते हैं। बाकी उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। बाकियों को छुड़ाया गया। हाँ, बाकी को छोड़ा गया, या लोग छिपे हुए थे, वो उन तक पहुंच नहीं पाए और हमने उनको इंगेज कर लिया तो उससे आगे नहीं कर पाए। अगर हम और थोड़ा 2 घंटे देर होते तो और कैजुअलिटी होती, हम थोड़ा और जल्दी आते तो कम कैजुअलिटीज़ होती। तो यहाँ पर आपके लिए चुनौती क्या थी जब आपको पता चला कि बंधक अब मारे जा चुके हैं? तो इस तरह की सिचुएशन के लिए एनएसजी तो तैयार रहती है, लेकिन नरीमन हाउस क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत संकरा सा था, तो किस तरह की चुनौती वहाँ पर आपको आई? चुनौती तो मैं इसको मानता इसलिए नहीं हूँ कि ये तो हमारी, इससे ज़्यादा हम ट्रेनिंग में मेहनत करते हैं, इससे ज़्यादा हम ट्रेनिंग में मेहनत करते हैं। और हमको पता होता हर बार कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। केवल एक चुनौती ये थी कि हाँ,
क्योंकि यहाँ पे मुंबई पुलिस का पूरा एक देयर वाज अ कमोशन इन मुंबई पुलिस, और यू कैन से उनकी टॉप हायरार्की जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व ऑफिसर्स थे, जिनको इन्फॉर्मेशन सारी थी, जिनके हाथ में सारा का सारा कंट्रोल था, वो लोग शहीद हो चुके थे। तो हमको एक सिस्टमेटिक सपोर्ट उस समय अगर आप बोलो तो वो शायद मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। अदरवाइज चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं था। ये तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। नरीमन हाउस में एक छोटा 2 साल का बच्चा जिसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, वो भी मौजूद था। तो कैसे आपको पता चला कि वो सेफ है? क्योंकि उसकी भी जान एक तरह से दाँव पर थी। देखिए, जो एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो मीडिया देख रहा था ना, सम जो टीवी पूरी कंट्री देख रही थी, वो हम नहीं देख रहे थे। हमको सब देख रहे थे लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे थे। तो जब हम पहुंचे तब तक मोशे जो है उसकी नैनी उसको निकाल के जा चुकी थी। और जब मैंने वहाँ पे ये जानना चाहा, क्योंकि हमको ऑपरेशन के लिए लेआउट चाहिए होता है बिल्डिंग का, फ्लोर्स में कैसी सिचुएशन है, कहाँ रूम्स हैं, तो वो हम एक मैप बनाते हैं, उसको कोशिश कर रहे थे हम मैप बनाने की। तो मैं चाह रहा था कि वो नैनी हमसे मिल ले। तो मैंने थोड़ा एक बार कोशिश भी करी, जहाँ वहाँ पे पुलिस, बॉम्बे पुलिस के लोग थे, उनको कि वो ले आए, लेकिन वो मेरे ख्याल से उस समय तक जा चुकी थी वहाँ से। तो वो हमको ये पता लगा कि मोशे को उसकी नैनी ने काफ़ी वीरतापूर्वक अंदर घुस के बचाया है। तो काफ़ी कमेंडेबल काम था। तो क्या पहले आपने कोई रेकी की थी एनएसजी की टीम जब वहाँ पहुँची कि कौन-कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, ये तो पार्ट है हमारे ऑपरेशन का कि जब आप यहीं जहाँ भी हम जब भी ड्रिल के लिए भी जाते हैं या एक्चुअल में भी जाएंगे, तो आपको समझना पड़ता है टारगेट को, सिचुएशन को, लोग थे। आपने बीच में पूछा था कि चैलेंजेस, तो जी। सबसे बड़ा चैलेंज मैं बताना भूल गया आपको उस समय, कि लोग थे, जो पब्लिक थी, मीडिया वाले थे, जो जो नरीमन हाउस को पूरा घेर के खड़े थे। हजारों लोग खड़े थे, जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा हो ऐसे लोग आई थिंक खड़े ये थे। पहली बार था जब मीडिया को भी एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी से वहाँ कितना नुकसान हो रहा था। नहीं, नुकसान तो चलो ये तो हो रहा था कि ऑपरेशनली तो नुकसान हो रहा था। देखिए, आर्मी रोज ऑपरेशन करती है कश्मीर में, जेएनके में, इधर अपना नॉर्थ ईस्ट में, या कहीं भी ऑपरेशन करती है। कहीं भी मीडिया नहीं होता, और हमसे बड़े बड़े ऑपरेशन करती है। मैं नहीं कहता कि हुँ। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन हमारा ऑपरेशन क्योंकि पब्लिक सिविलियन के, हाँ, सिविलियन से जुड़ा हुआ था। सिविलियन से जुड़ा था और मुंबई के अंदर हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। वो एक बड़ी सिचुएशन ख़राब थी, क्योंकि हमारी कोई भी गलती, कोई भी कैमरामैन पकड़ लेगा और बोलेगा जी इन्होंने ये कर दिया, हमसे ये कुछ मिस्टेक हो जाए। अच्छा, और लोगों को ये नहीं पता होता कि एक ग्रेनेड की रेंज क्या है, एक AK-47 की बुलेट की रेंज क्या है। अगर वो एक टेररिस्ट बुलेट हमको मार रहा है और हमारे पीछे 100-200 मीटर पे पब्लिक खड़ी होकर देख रही है अपनी बालकनी से, उनको लग सकती है। हमारी फायर जो होगा, स्नाइपर मार रहे हैं, वो मिस हो गया, रिकोशे हो गया, टकरा के किसी को लग गया, तो ये बड़ा एक मेरी प्लानिंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि हमारे जो फायर हो, जो हमारे वेपन चलें, वो इस तरीके से हम लोग फायर करें कि वो जो दूसरी तरफ एक खिड़की से निकल के अगली बालकनी में कोई और देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनको ना लगे। अच्छा, और आप भीड़ को समझा भी नहीं सकते, या तो आप ऑपरेशन ही कर लें और या फिर आप भीड़ को समझा लें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था उस समय। तो ये सिचुएशन थी एक। बहुत सारे और भी टेरर स्पॉट्स थे जैसे कि ताज, वहाँ पर बहुत बड़ा ऑपरेशन, वहाँ भी एनएसजी के एक कमांडो शहीद हो गए, मेजर उन्नी कृष्णन। तो किस तरह से वहाँ एनएसजी ने ऑपरेशन को कंप्लीट किया और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया? क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग थे। देखिए, मैं अपना ऑपरेशन हम लोगों ने जब ख़त्म करा 28th को, तो उसके बाद फिर हम रात को, मेरी टीम जो है ताज में भी ऑपरेशन के लिए गई, और उसके बाद ताज को मेरी टीम ने क्लियर करा, फाइनल क्लियरेंस मेरी टीम ने करा टेररिस्ट के मारने के बाद, टेररिस्ट को मारने के बाद। तो अगर मैं कहूँ कि नरीमन हाउस से बहुत बड़ा चैलेंज था ताज था। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी बिल्डिंग्स, न्यू ताज, प्रेसिडेंट, और ये सॉरी ताज, एक तो ओल्ड ताज है, एक जी। उसके बगल में, तो सब और मार्कोस आए थे शुरू में।
तो मार्कोस के हटने के बाद जब वो वहाँ से आए, उसके बाद हमारी टीम ने टेक ओवर करा, और हज़ारों रूम्स हैं वहाँ पे, उसमें गेस्ट हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है गेस्ट को निकालना। तो आप सबसे पहले सिक्योर करते हो स्पेसेस को और गेस्ट को निकालते हो। तो उस टीम ने भी यही करा, सबसे पहले गेस्ट को बाहर निकालना शुरू करा, एक 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 करके। और बड़ा पेनफुल टास्क था ये, हर रूम में जाना, वहाँ से गेस्ट को बोलना कि आप आओ, और गेस्ट जो ये सोचा हुआ है कि टेररिस्ट अटैक हो चुका है, वो आपके खटखटाने में तो आएगा नहीं। तो ये कन्विंस करना और लेके आना, सेफली उनको निकालना, तो मेरे ख्याल से उनको पहले सारा टाइम तो इस पे लग गया कि टेररिस्ट को कॉर्नर करो और अपने गेस्ट को रेस्क्यू करो, जितने भी हमारे लोग हैं। तो फिर देन वो चारों टेररिस्ट, और टेररिस्ट भी 4 थे वहाँ पे, उनको फिर एक कॉर्नर किया गया और फिर उनको मारा गया। मेजर उन्नीकृष्णन जिस तरह से शहीद हुए, उन्होंने खुद को आगे रखकर दूसरों को कहा कि नहीं, मैं यहाँ संभाल लूँगा, तो उस वक़्त क्या हुआ, अगर आप शेयर करें? संदीप बहुत जोशीला था, बहुत ज़्यादा जोशीला था। तो और उसमें था कुछ कर गुजरने का, हमेशा रहा। हम लोगों को भी टोक देता था कभी कभी ट्रेनिंग में, सीनियर्स को भी बोल देता था। तो उसमें ये था जोश, और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं मार लूँगा टेररिस्ट को। तो शायद वो कॉन्फिडेंस में वो हादसा हो पड़ा, जब उसने बाकियों को बोला कि मेरे पीछे मत आना और मैं इनको देखता हूँ। तो वो उस जोश में और उस एक एक जो एड्रेनलिन रश होता है, उसमें वो टेररिस्ट को मारने के लिए अकेले घुस पड़ा एक अंधेरे कमरे में। तो वहाँ पे टेररिस्ट की गोली उनको लग गई। ये भी कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पहले ही चेताया था कि इस तरह का अटैक समंदर से हो सकता है, लेकिन इसे सीरियसली फिर क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इंटेलिजेंसीज को भी मैं ब्लेम नहीं करता। मेरा ये मानना है कि इतनी ज़्यादा इंट आ जाती है कभी कभार कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंटेलिजेंस को, मेरे टेन्योर के दौरान जब भी मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी से देखा, तो ये होता है कि यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा। तो क्या होता है कि आप हमेशा टोस पे नहीं रहते हो। तो शायद क्योंकि 2-3 बार उनको लगा कि भाई अटैक होगा, नहीं हुआ, अटैक होगा, नहीं होगा, तो इतना सीरियसली शायद नहीं लिया गया हो। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन थी पहले कि अटैक हो सकता है। सी से अटैक हो सकता है। दिवाली के टाइम पे अटैक हो सकता है, ऐसा 1-2 बार मेरे भी सुनने में आया कि पर जब वो नहीं हुआ तो फिर वो गार्ड लोअर हो गया। नहीं, अटैक होगा, सी से होगा। अब किसने सोचा था ऐसा होगा? शायद मुंबई पुलिस ने थोड़ा बहुत तैयारी करी होगी, होटल्स को बोला होगा कि भाई आप थोड़ा देखिएगा, ये करिएगा। अब एक मैंने बोल दिया, फिर दोबारा एजेंट आ गई, फिर बोल दिया। आज मुंबई अटैक को इतना टाइम हो गया, मुंबई में हुआ था, आज बेंगलोर में हो जाए सडनली, या कहीं और हो जाए, छोटी सिटी में हो जाए, तो तो तब से लेकर अब तक क्या फ़र्क आया है हमारी प्रिपेयर्डनेस में, हमारे ऑपरेशंस में, हमारी तैयारी में? एक तो एनएसजी के अंदर तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बेटर इक्विपमेंट आ गए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई है एनएसजी की। 4 हब क्रिएट हो गए अलग अलग, ताकि रिएक्शन टाइम कम हो जाए। तो एनएसजी आपने अब साउथ में भी दे दी, हैदराबाद में भी दे दी, चेन्नई में भी दे दी, मुंबई में भी दे दी, कोलकाता में भी दे दी। तो 4 हब हो गए, एक मानेसर तो है ही यहाँ पे। तो एक रिएक्शन टाइम ऑल ओवर इंडिया कवर हो गया थोड़ा ज़्यादा। एक तो ये हुआ है, दूसरा रिएक्शन टाइम भी थोड़ा सा कम करा है। और उस टाइम क्या आपको कुछ कमी लगी इक्विपमेंट्स को लेकर, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स को लेकर? सी कमी तो हमेशा ही लगती है। अब मैं तो आई एम ए सोल्जर, सो जो सरकार हमें देती है हम तो उससे खुश हैं। मैं ये कहता हूँ कि स्पेशल फोर्सेस जो है ना, वो एक एक एक्सपेंसिव हॉबी है किसी भी कंट्री के लिए। हर कोई उस हॉबी को नहीं कर सकता। लाइक कार रेसिंग हो गया, या हॉर्सेस को रखना हो गया, या गोल्फ खेलना हो गया। सो हर कोई वो हॉबी को मेंटेन नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक अच्छी स्पेशल फोर्सेस के लिए भी कंट्री को काफ़ी सारे एसेट्स देने पड़ते हैं। तो वो उस समय भी थे हमारे पास, अच्छा था, लेकिन कमी आपको हमेशा लगेगी कि यार ये और होता मेरे पास तो मैं शायद ये बेटर कर तो लेता। क्या ऐसा हो सकता था जो बेहतर हो सकता था? आप छोड़िए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता।
बट जो भी था हम तो हमारे देश के लिए हैं, और जो भी हमको मिलेगा हम तो दांत और हाथ से भी काट जी। के भी लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, असली असली तो सोल्जर वही है जो किसी भी स्थिति में लड़ता हाँ है जी, और हाँ जी। जीतता है। जब हम टॉप कमांडो फोर्सेस की बात करते हैं दुनिया में, तो इंडिया का रैंक कौन-सा है और टॉप 5 फोर्सेस कौन-सी आप मानते हैं? देखिए, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। यहाँ हर कोई सूरमा है। मैं ये कहूँ कि एनएसजी बहुत बढ़िया है, पैरा एसएफ इंडिया में बोले कि हम बहुत बढ़िया हैं, एंड मार्कोस बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे हैं, गरुड्स बोलेंगे वी आर वेरी गुड, नेवी सील 6 बोलेगी हम तो अल्टीमेट हैं, हमने तो कहाँ जाके ऑपरेशन कर दिया। सी, ऑल सोल्जर्स, ऑल स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स आर वेरी गुड। उन पे अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, उनका दिल और दिमाग बहुत मजबूत होता है। फिजिकली तो आप किसी को भी तैयार कर सकते हैं, तो मेंटल स्टेट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मेंटली ऑलमोस्ट जो भी इस प्रोफेशन में है, ये प्रोफेशन जॉब का नहीं है, नौकरी के लिए नहीं है। स्पेशल फोर्सेस ये एक जुनून है। ये कुछ लोगों में होता है कि मैं ये करूँगा, बचपन से होता है, जब हम पिस्टल लेके खेल रहे होते हैं ना घरों में छुपन छुपाई, उस तब से होता है। तो ये एक अंदर का जज्बा है। और इसमें मैं किसी को ही नहीं कहता कि पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस अच्छी नहीं है, उनके भी अच्छी होंगी, सभी अच्छे होते हैं, बट अल्टीमेटली पर हु कोई एक जो देश जो तो ऐसा होगा, मोटिवेटेड ज़्यादा है। कोई एक देश ऐसा होगा जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसकी प्रिपेयर्डनेस जो सी, कि सबसे बड़ी तो SAS जो है वो मदर है, मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस, SAS ऑफ ब्रिटेन। उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, लाइमलाइट में भी नहीं आते हैं, और दे डिड डू मतलब ग्रेट ऑपरेशन दे हैव डन। एंड अमेरिकन्स आर गुड, रशियन स्पेतनास आर वेरी गुड, एंड आर पैरा एसएफ इज अल्टीमेट। और आप इनको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। एनएसजी का काम पैरा एसएफ का काम नहीं है। एनएसजी का काम होस्टेज रेस्क्यू करना है, लाइफ सेव करना है। पैरा एसएफ का काम उड़ा देना है। उनको हमारे दूसरे जो ऑपरेशन हैं उनकी हेल्प के लिए राइट। शेप, उनको बैटलफील्ड को शेप करना है, या कोई क्रिटिकल टारगेट है टेररिस्ट का, उसको उड़ाना है। हम लोगों का काम, एनएसजी का काम, ये एक मेंटल डिफरेंस होता है। जो एनएसजी में आते हैं उनको ये समझाना ट्रेनिंग के टाइम में कि मेंटलिटी आपकी रेस्क्यू की है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रेस्क्यू। तो जो जो लोग अभी पॉडकास्ट सुन रहे हैं और एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनको क्या सलाह है आपकी? एनएसजी कमांडो बनने के लिए डायरेक्टली कोई नहीं जा सकता। एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको आर्मी में जाना पड़ेगा या पैरामिलिट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ से भी आजकल एनएसजी कमांडो बनते हैं। जो लेकिन स्पेशल एक्शन ग्रुप 51 एंड 52, जो होस्टेज रेस्क्यू 51 एंड अपना एयरक्राफ्ट के लिए काउंटर हाईजैक, सो काउंटर हाईजैक के लिए 52, इसमें अगर आपको आना है तो आप पहले को आपको आर्मी में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अग्निवीर बनना पड़ेगा या आपको आर्मी ऑफिसर बनना पड़ेगा, एंड देन आपको वहाँ जाने के बाद वॉलंटियर करना पड़ेगा कि भाई मैं एनएसजी में एनएसजी कमांडो बनना चाहता हूँ। फिर आप आएंगे, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर एनएसजी में आएंगे, जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आप क्या लायक हैं या नहीं हैं। आप उसमें पास होंगे, आप उस कोर्स को क्लियर करेंगे, तब आपको 51 या 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप में नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो एनएसजी में अगर आपने कोई ऑपरेशन किया है, आपने तो बहुत सारे ऑपरेशन किए, कश्मीर में भी किए होंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी किए होंगे। दोनों को अगर कंपेयर करें तो कहाँ एक वो ज़्यादा हाई मिलता है, एड्रेनलिन हाई, कि हाँ, हमने ये किया? एड्रेनल हाई तो हर जगह वहाँ पे मिलता है जहाँ पे यू सी अ टेररिस्ट एंड यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो एनएसजी में हो, सी में हो जंगल में हो या पहाड़ में हो, कहीं भी। क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम सी से भी घिरे हुए हैं। हमारे 2 नेबर्स, एक तो बहुत हॉस्टाइल है, दूसरा भी बहुत फ्रेंडली नहीं है, चाइना। तो ऐसी स्थिति में एनएसजी को मजबूत किया गया, और क्या ज़रूरत है आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल तरीके से भारत को काउंटर टेररिज्म को लेकर? सी, काउंटर टेररिज्म, a weak nation will be targeted by terrorists. A strong nation will never
यू नो नेवर नेवर टेक इट। आप इसराइल को देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में आज वो है। आपने उनको सितंबर 7 को एक अटैक करा, आज उन्होंने पूरा गाजा रेत बना दी है, लेबनान के पीछे पड़े हुए हैं, ईरान पे अटैक कर दिया है, हुतीस को अटैक कर रहे हैं। दे आर स्मॉल नेशन। सो अगर आप इसराइल उसको एक्सेप्ट कर लेता और एज अ नॉर्मल नेशन एडजस्ट कर लेता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम बड़ा अटैक होता, फिर उससे बड़ा अटैक। सो काउंटर टेररिज्म में तो ये होना चाहिए कि जो आपके एनिमी हैं और हु आर थिंकिंग कि दैट वी विल टारगेट, हम देश को, इंडिया को इस तरीके से टारगेट करेंगे, उनकी 7 पुश्ते तक कांपे। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। तो क्या 26/11 के बाद वो जवाब इंडिया दे पाया? नहीं, उस समय नहीं दे पाया। तो क्या उसके अब हम दे पा रहे हैं? हाँ, हम दे पा रहे हैं। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि अब हमारा रिस्पांस ज़्यादा बेहतर है। 26/11 के बाद हमारा रिस्पांस बहुत तगड़ा होना चाहिए था, बहुत क्या कठोर होना होना चाहिए। चाहिए था? हाँ ना, हमने अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान के एलईटी के कैंप्स पे, मारना चाहिए था उनके लीडरशिप को। आज हिजबुल्लाह का एक भी लीडर बनने को तैयार नहीं होगा। जो लीडर का नाम आता है वो शाम तक वो मर जाता है। तो एटलीस्ट हम उतना ही कर पाते तो उसका 25% तो कर सकते थे। इवन इसराइलीज़ ने नहीं करा। जब खबार पे अटैक हुआ, जी। सारी दुनिया में इसराइल की ये पॉलिसी है कि हम जो है टारगेट करेंगे हमारे को, कहीं भी कोई भी एक इसराइल के ऊपर अटैक करता है। तो खबार हाउस पे उनके मुंबई में करा, लेकिन उस समय इसराइल भी चुप रहा। उन्होंने क्यों नहीं एलईटी पे टारगेट करा? सो आई थिंक उस समय सिचुएशन शायद थोड़ी डिफरेंट होगी, या क्यों थी, क्या थी, इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, यू कैन से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, और आपने बहुत सारी बातें उस इनकाउंटर की, उस ऑपरेशन की हमारे साथ शेयर की। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको बहुत कुछ पता चला होगा कि एनएसजी किस तरह से काम करती है और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया था।